बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। हम शुरू से ही बात कर रहे हैं द ट्रस्ट सर्वे ऑफ नेशन की, जिसमें हम मुल्क के अवाम का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में सियासी गहमागहमी है, हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस बीच लोकसभा इंतखाबात पर फर्स्ट पोस्ट के ट्रस्ट सर्वे के नतीजे सामने आ गए हैं। इस सर्वे में कई अहम इश्यूज उठाए गए हैं और इसके जरिए मुल्क के लोग उनका मूड जानने की एक तरह से कोशिश की जा रही कि इन इंतखाबात को लेकर लोगों के जहनों में क्या कुछ चल रहा है। मुल्क के अगले वजीर आजम के लिए नरेंद्र मोदी अवाम की पहली पसंद है। इसके अलावा मुल्क के अहम इश्यूज को हल करने में भी अवाम ने बीजेपी पर ही भरोसा जाहिर किया है। नेशनल सिक्योरिटी, रोजगार, बदउनवानी पर काबू, आपसी भाईचारा और महंगाई पर ब्रेक लगाने में भी अवाम ने बीजेपी पर ही एतमाद जाहिर किया है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में वज़ीर आज़म मोदी की कारकर्दगी पर भी अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। और अगर हम बात करें पुलवामा हमले की, तो पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में मरकजी सरकार की कारकर्दगी पर भी अवाम ने भरोसा जाहिर किया है। इस सर्वे में आज प्राइम डिबेट में हम फर्स्ट पोस्ट के ट्रस्ट सर्वे पर ही तफसील से बात करेंगे। जो अहम बातें इस सर्वे में निकल कर आई हैं उस पर हम लगातार बात करेंगे। और इस सर्वे की जो सबसे अहम बात है कि अवाम का मूड जानने की कोशिश की गई है। एक सवाल यह भी किया गया था कि अगले वजीर आजम के तौर पर अवाम की पहली पसंद कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा जो लोगों ने भरोसा किया है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर किया है। इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम है, लेकिन राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में फर्क बहुत ज्यादा है। 63.4% लोग चाहते हैं कि मुल्क के अगले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बने। इसके अलावा इस लिस्ट में ममता बनर्जी, मायावती और प्रियंका गांधी को भी रखा गया। चलिए इसी सर्वे पर लगातार हम बात करेंगे और कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रोहित चहल जी लीडर हैं बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस थिंकर हैं आप। डॉक्टर एमएच खान साहब लीडर हैं बीएसपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अरुण सावंत जी स्पोक्सपर्सन है, कांग्रेस के तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और रुखसाना सिद्दीकी साहिबा लीडर हैं समाजवादी पार्टी की, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और कुछ मेहमान और भी इस सर्वे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। तमाम पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं रोहित चहल आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि फर्स्ट पोस्ट ने ट्रस्ट सर्वे कराया है और इस सर्वे में आवाम की एक बड़ी राय बीजेपी के हक में जाती हुई दिख रही है। हमारा एक सवाल था कि वजीर आजम अगले पीएम के लिए लोग किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एतमाद जाहिर किया है। रोहित चहल। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप ही का सर्वे, मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि जो आज जिस तरीके से पूरे देश का जो माहौल है वो आपका सर्वे बता रहा है। देश के अंदर आप जनवरी में सर्वे हुआ और उसके बाद आप जब अप्रैल में सर्वे हुआ तो जनवरी में 52% जो लोग थे वो मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा देखना चाहते थे, आज वो बढ़ के 63% तक पहुंचा है। तो एक पूरा उसके अंदर भी उछाल आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से ज़मीन पे देखे आप, चाहे वो गरीब को आवाज़ देने की, 1.5 करोड़ लोगों को आवाज़ देने की योजना के तहत हो, चाहे वो महिलाओं को सम्मान दे के शौचालय बनाने की बात हो, चाहे LPG सिलेंडर देकर 6 करोड़ महिलाओं के आंसू पहुंचने का काम हो, इतना ही नहीं, देखिए जिस तरीके से मजबूत निर्णय लेने की ताकत, चाहे वो पुलवामा जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, तो लगातार जनता का जो भरोसा है मोदी जी पे बढ़ता जा रहा है। और जो विपक्ष है जिस तरीके से विनाश की राजनीति कर रहा है और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो है डेवलपमेंट और विकास की राजनीति पे है, तो मुझे लगता है जनता का एक भरोसा मोदी जी पर है। और आप ही का सर्वे है, और मैं तो एक बात कहूंगा कि देखिए जो भी है आने वाले चुनाव के अंदर जनता जो है, और जो ये सर्वे है इससे और बढ़कर आप देखेंगे और बड़ी परसेंटेज बढ़ेगी और अच्छी जो पिछली बार की मेजॉरिटी थी उससे ज्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी लाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आवाम का मूड क्या कुछ है वो तो आने वाले 23 मई को ही पता चलेगा, जब नतीजे आना शुरू होंगे। एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा कि लोग इस सर्वे की अगर हम बात करते हैं, इस सर्वे में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने, बड़ी तादाद में लोगों ने भरोसा जाहिर किया है। और अगर कांग्रेस और बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में हम अगर फर्क करते हैं तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। खान साहब। नहीं, देखिए ये चेहरे की बात आप कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। एमपी तो जीत के आए,
प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? एमपी तो जीत के आएंगे तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, एमपी तो जीत के आ नहीं रहे, इनके बने कैसे? हवा में बन जाएंगे। ये सब चीजें देखिए, ये जो आपने वादे किए थे उस पे तो आप खड़े नहीं उतरे हैं। अभी एबीपी न्यूज का सर्वे देख लीजिए, न्यूज 24 का सर्वे देख लीजिए, क्या आ रहा है न्यूज 24 में? तो 8 सीटों का सर्वे अभी दिया है, अभी मैं उसी चैनल से उठ के आ रहा हूं। 8 में 3 सीट दे रहे हैं बीजेपी को, 5 सीट गठबंधन को जा रही है। तो ये मोदी जी बनेंगे जब एमपी आएंगे तभी तो बनेंगे कि हवा में बन जाएंगे? काम कुछ किया नहीं। अब पुलवामा आ गए आप, पुलवामा हमला हुआ क्यों भाई? आरडीएक्स आया कहां से? सवाल इस भी उठता है कि आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर थी, कहां थे आप? आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया नहीं आपने। आप गांव देहात में जाइए, सर्वे करिए, तब पता चलेगा। किसानों के बारे में जाकर पूछिए, किसानों का आय दोगुना करने की कही थी, शून्य है। किसान आत्महत्या कर रहा है, जंतर मंतर पर जाके धरना प्रदर्शन कर रहा है। आपने कहा था कि 15-15 लाख देंगे, कहां गया वो 15 लाख? आपने कहा था विदेशी काला धन ले आएंगे, वो नहीं आया। जो वादा किया, जो मैनिफेस्टो आपका है, उसका फेल है। आप अब नई चीज लेके आएंगे, वो चला हो गई। आप अभी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, हम आपके अली मेरे बजरंग बली। ये सब चुनाव मुद्दा हो रहा है। अब आ गया राष्ट्रवाद पे। राष्ट्रवाद के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है? पूरा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा राष्ट्रवाद को मानता है, उसको ओढ़ता है, उसको बिछाता है। ये कहना गलत होगा। देश की आजादी में राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं खड़ी थी। बिल्कुल के जेल से भाग रहे थे। खान साहब ये कह रहे हैं कि पहले आप जीत कर आइए, उसके बाद फिर जो आवाम की राय है, उसके बाद फिर पीएम बनना, अगला पीएम बनना, ये चीजें तो बात की हैं। और जिस तरह से खान साहब ने कहा कि यूपी में अगर बात करें तो गठबंधन बीजेपी को आगे नहीं निकलने देगा, जो दावा है गठबंधन का। आपको याद होगा, पहले हाथी ने इतना बड़ा अंडा दिया था, ठीक है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आज स्थिति है, अगर मोदी जी कुछ नहीं किया, मोदी जी ने, तो आज जो सांप नेवले की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आज वो एक क्यों हो गए? आज बुआ भतीजा जिस तरीके से मायावती जी की जो स्थिति करी थी उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी ने गेस्ट हाउस, वो लोग भूले नहीं है। आप तो खान साहब आप बड़े हैं, देखिए मैं आपको धैर्य से सुन रहा था। खान साहब आप सुन लीजिए, देखिए सच है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, आपको लगेगा। खान साहब देखिए, मैं इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर खान साहब देखिए अगर आप खान साहब देखिए, ये पार्टी क्यों मिला रहे हैं आप बताइए ना। आप बड़े हैं, आप बोल लीजिए। बताइए, निषाद पार्टी जो गोरखपुर में हमने हराया था आपको, जनता हमारे साथ है, नेता ले जाइए आप, नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उनको नेता बनाया था, गोरखपुर की जनता ने। खान साहब, लेकिन अब आपको समझने की जरूरत है कि आपके लिए लोग छोड़ छोड़कर क्यों जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को। खान साहब देखिए, सच है, आपको महसूस हो रहा होगा, थोड़ी सी मिर्ची भी लग रही होगी, लेकिन आपने विकास की जहां तक बात की, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का हाल जिस तरीके से आपने किया था, वो आज दिक्कत हो रही आप लोगों को हो रही है। तभी तो आप आज ठग बंधन की तरफ कर रहे हैं, मिलावटी बंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी देखिए विचित्र यहाँ पर स्थिति ये है, विचित्र स्थिति यहाँ पर ये है कि आपको जी रोहित साहब देखिए, मैं तो आपको कहा, मैंने आपका सम्मान है, बड़े हैं, सावंत जी के पास जाऊंगा जी। सच है, सच को सुनना चाहिए। देखिए मैंने जिस तरीके से बताया, आज एक महिलाओं को सम्मान देने का काम जिस तरीके से खान साहब की पार्टी ने लगातार ट्रिपल तलाक का विरोध किया, लेकिन महिलाओं को सम्मान सिर्फ शौचालय बनाकर नहीं दिया, एलपीजी सिलेंडर देकर उसके मां के आंसू पहुंचने का काम नहीं किया, ट्रिपल तलाक तक का इन्होंने विरोध किया। हम लोगों ने ट्रिपल तलाक भी दिया। एक जिस तरीके से आप देखिए, आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने बिल्कुल किया है। इन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस की बात कहां तक देखिए, आज गरीब को जिस तरीके आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया हो, आज 27 किलोमीटर सड़कें पहुंच रही हैं। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर देश जो है वो आप 144वें पायदान पे 77वें पायदान पे है। जिस तरीके से फर्जाइल 5 से निकल के आज देश जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर आया है। इतना ही महंगाई दर इनके समय 9.0 जो मेरा सवाल था पहुंच गई है। यूपी में गठबंधन के सामने परेशानी में है बीजेपी। देखिए मैं तो एक बात जानता हूं, देखिए अगर परेशानी में बीजेपी होती तो आज जितने भी चोर सांप नेवले और जितने भी हैं वो सबको एक नहीं होना पड़ता। देखिए मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को अकेली मजबूती से लड़ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय देखिए हमें क्या करेगा वो तो जनता बताएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो बुआ जिसको भ्रष्टाचारी कहती थी आज उसी भतीजे के साथ में लग गई है, जिनको कहती थी खनन के अंदर खनन खा गए, अखिलेश जी खनन खा गए, और जो बुआ को भ्रष्टाचारी कहते थे आज बुआ भैया एक साथ हो गए हैं। देखिए तकलीफ नहीं हो रही, देखिए मिर्चे तो आपको लग गई, लेकिन सच्चाई महसूस मत करिए। ठीक है, मैं अरुण सावंत जी आपके पास आना चाहूंगा।
आऊंगा। मिर्ची लग रही है खान साहब हो गई आपकी बात कंप्लीट हो गई, और बड़ा अंडा देने वाली है। रोहित बात आपकी भी हो गई, खान साहब बात हो गई। मुझे अरुण सावंत जी मैं आपके पास आऊंगा। रोहित मैं फिर आता हूं आपके पास, खान साहब आपके पास भी आ रहा हूं। अरुण सावंत जी, सर्वे में हमने एक सवाल यह भी शामिल किया था कि प्रियंका गांधी की जिस तरह से यूपी में पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं उससे कांग्रेस मजबूत हुई है। क्या वाकई में एक तरफ एसपी बीएसपी का गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, और अब प्रियंका गांधी जिस तरह से पॉलिटिक्स में आई, ऐसे कांग्रेस भी अब ट्रायंगुलर मुकाबला एक तरह से यूपी में देखा जा सकता है प्रियंका के आने के बाद? देखिए, आप जो कह रहे कि प्रियंका गांधी का एंट्री होने के बाद क्या यूपी में कांग्रेस मजबूत हो गई है? क्या कांग्रेस तो पहले से ही मजबूत है। ठीक है, यूपी में कुछ विभागों में, कुछ हिस्सों में हम लोग कमजोर थे जरूर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी जी की एंट्री यूपी में होने के पहले भी प्रियंका गांधी काम कर रही थी पूरे देश भर में। अभी सिर्फ उनको एक हिस्सा दिया है, उत्तर प्रदेश है, वहां पे उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, वो हिस्से में वो ज्यादा काम कर रही। लेकिन जिस प्रकार से आपका सर्वे नेशनल, आपका जो ट्रस्ट सर्वे है, वो सर्वे ये बता रहा है, कुछ मुद्दों के ऊपर आपका सर्वे हमें पॉजिटिव बता रहे हैं, कुछ हिस्सों के, कुछ मुद्दों के ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बता रहे हैं। तो आप ये कैसे साबित करें कि भारतीय जनता, ये सर्वे जो है नेशनल सर्वे, इस सर्वे के अनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बनेंगे, ये कैसे आप बता रहे छाती ठोक के? क्योंकि आपके सर्वे में के कई मुद्दे ऐसे जो कांग्रेस को प्लस बता रहे, राहुल गांधी को प्लस बता रहे, फिर ये कैसे माने हम कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बनेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहां पर बैठे हैं, रोहित जी, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, मैं उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। लेकिन जो बातें उन्होंने कही बहुत ही खूबी से, वो सारी बातें झूठ थी। जैसे उन्होंने कहा कि हमने इतने शौचालय बनाए, आपको मैं शौचालय का ही एक एग्जांपल देता हूं कि न्यूज़पेपर में, ऑल इंडिया के सभी बड़े न्यूज़पेपर में लाखों रुपयों की एडवर्टाइज दी जाती कि पूरा का पूरा भारत हागंदारी मुक्त हो गया, यानी लोग अभी बाहर जाके शौच पे नहीं बैठते। मैं आपको कई ऐसे स्टेट बताऊंगा, कई ऐसे जिले बताऊंगा कि जहां के लोग आज भी बेचारे रास्ते के ऊपर जाके शौच में बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? तो उनको शौचालय के जाने के लिए शौचालय ही है नहीं कहीं पे, शौचालयों की कमी की वजह से वो लोग बेचारे रास्ते पे बैठते। कई ऐसे शहर मिलेंगे, कई ऐसे गांव मिलेंगे, लेकिन इन्होंने स्वच्छ भारत नाम पर करोड़ों रुपयों का घपला किया और आज ये बोलते कि हमारा पूरा भारत हमने स्वच्छ किया। मैं यहीं पे मुंबई का आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, जो शहर आर्थिक राजधानी है इस पूरे भारत की, उस मुंबई का नंबर जो पहले 8 नंबर के अंदर आता था, अभी 23 नंबर पे मुंबई स्वच्छता के मामले में पीछे चली गई। देश की आर्थिक राजधानी का अगर ये हाल है तो पूरे देश का हाल क्या होगा? उसी प्रकार के रोजगारी के मुद्दे के बारे में एक बात बताना चाहूंगा चहल साहब आपको, कि आज हर दिन 523 लोग बेकार होते हैं। 523 लोग हर देश में पूरे बेकार हो रहे हैं। 48% रोहित सही, हम सच्चाई जान लेते हैं जी। रोहित चहल, बेकारी के मामले में बढ़ गया, इसका कोई जवाब है आपके पास? रोहित चहल, जवाब चाहिए आपसे। इस देश की जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है। रोहित, इसका जवाब दीजिए। अरुण जी आप बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप सत्य सुनने की हिम्मत रखिएगा, दिल पे पत्थर रख लीजिए। मैं सत्य बताने जा रहा हूं। देखिए, सत्य ये है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आज भी व्यक्ति शौचालय पे खुले में शौच कर रहे हैं। 60 साल इन्होंने राज किया, उसके बाद भी ये बात बोलते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, हमने कुछ नहीं किया। 60 साल शौचालय बना दिए। अरुण जी, मैं बिल्कुल धैर्य से सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैंने कहा पत्थर रख लीजिए, दिल पे थोड़ा सा सुन लीजिए, सब्र रखिए, बड़े हैं, सम्मान है आपका, सुन लीजिए। देखिए आज ये कह रहे हैं कांग्रेस तो पहले ही बहुत मजबूत थी। इतनी मजबूत थी कांग्रेस पार्टी कि अमेठी की जहां तक बात कर ले तो अमेठी के अंदर 5 विधानसभा आती हैं। उस 5 विधानसभाएं के अंदर कांग्रेस पार्टी 2017 के अंदर चुनाव हार गई। इतना ही नहीं, 2004 में राहुल गांधी जिस सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, 4 के अंदर 4 लाख का मार्जिन था, फिर 9 के अंदर वो 2 लाख पे आ गया और 14 के अंदर 1 लाख पहुंच गया। इसलिए राहुल गांधी को सीट छोड़ के भागना पड़ा। और अमेठी जो विधानसभा है,
जो अमेठी जिस नाम की विधानसभा है उसके अंदर चौथे नंबर पे कांग्रेस पार्टी पहुंची है। तो देखिए ये सच्चाई है, चाहे वो रायबरेली में तीसरे नंबर, तो राहुल गांधी को भागना पड़ा है। ये सच्चाई कितनी मजबूत है कांग्रेस पार्टी वो दिखाई दे रहा है धरातल पे, वो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। आप सिर्फ हवा बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको कर रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, वर्ल्ड डाटा लैब, रोजगार की बात कर ले, वर्ल्ड डाटा लैब आपको बता रहा है, सुन लीजिए, मैं गरीबी रेखा से 5 करोड़ व्यक्ति बाहर हुए हैं, वर्ल्ड डाटा लैब बता रहा है। एक बात देखिए, मैं तो अरुण जी आपको सुन रहा था, सच देख लिए, मैं तो धैर्य से सुन रहा था आपकी बातों को। आप बड़े हैं तो आप बोल लीजिए, मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं, या मुझे अपनी बात को रखने दीजिए। देखिए मैं तो एक बात जानता हूं, जनता ने अगर आपको यहां तक पहुंचाया वो इसलिए पहुंचाया क्योंकि आपने जनता को कुछ दिया नहीं। महंगाई हटाएंगे, नेहरू जी ने शुरू किया था, फिर इंदिरा जी ने भी कहा महंगाई हटाओ, उसके बाद राजीव जी ने भी कहा, सोनिया जी ने भी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं महंगाई को हटाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। रुखसाना जी भी वेट कर रहे हैं। अरुण सावंत जी 30 सेकंड दूंगा बस जी। रोहित जी आपने कहा कि अमेठी में से राहुल जी को भगाया गया। हाँ, लोगों को उनका काम जनता ने ना राहुल जी को ना केरला गए हैं, राहुल जी ना केरला ने बुलाया है, वो तो अमेठी की जनता ने उनको और स्मृति ईरानी ने भगाया है। रुकिए ना, नहीं रुको भाई साहब, आप भी रुकिए, सुनिए जरा। देश 2014 तो आंकड़ों पे बात कर रहा हूं सर, 5 की 5 विधानसभाएं हार गए आप अमेठी के अंदर। लोग हम मालूम है 4 लाख के मार्जिन से 1 लाख पे राहुल गांधी पहुंच गए। सुनिए, राहुल जी कब अमेठी की जो सीट है विधानसभा की, वो चौथे नंबर पे कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। उसी का जवाब दे रहा हूं मैं, कृपया सुनने के अधीन हो जाइए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए तो कम से कम। राहुल जी का वोटिंग क्यों कम हुआ? जब इतने बड़े बड़े वादे किए जाए, इतना झूठ बोल जाए कि 15-15 लाख हम डाल रहे, इसलिए कम हो गए। तो लोगों को भरोसा नहीं है राहुल गांधी पे। क्यों ना लोग थोड़े से भूलेंगे? बेचारी गरीब जनता, बेचारी के पास ठीक है। मैंने दोनों लोग को बहुत टाइम दे दिया। ठीक है अरुण सावंत जी, रोहित चल, मैं रुखसाना सिद्दीकी जी आपके पास आ रहा हूं। रुखसाना सिद्दीकी जी, बातें करने से हमारे सर्वे में एक सवाल प्रियंका गांधी को लेकर किया गया था कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आई हैं, कांग्रेस यूपी में काफी मजबूत हुई उनके आने से। क्या आपको रुखसाना जी लगता है कि मुकाबला गठबंधन और बीजेपी के बीच में था, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद अब तस्वीर और भी दिलचस्प यूपी की हो गई है? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रियंका गांधी जी एक महिला है और अगर वो पहले से भी आती रही है राजनीति में, फर्स्ट टाइम वो कभी ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम आई है राजनीति में। जब भी इलेक्शन आए हैं वो प्रचार के लिए हमेशा से उतरी है, वो आई है तो उनका स्वागत है, लेकिन उनके आने से कहीं भी एसपी बीएसपी को खतरा है, ये सोच बिल्कुल गलत है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी से हमारी कोई टक्कर ही नहीं है, क्योंकि आप आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे 60 से 70 सीट हम लोग लाएंगे और पब्लिक जान चुकी है कि ये झूठ और ज्यादा ये झूठ नहीं चल सकता। इसका बाय इलेक्शन जब हुआ लोकसभा विधानसभा, उसमें जनता जनार्दन ने उसका जवाब दे दिया है कि किस तरीके से लोग इनसे नाराज है, इनके झूठे वादों से परेशान है। जिस तरीके से काला धन आएगा और 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएंगे, ये झूठ और राम मंदिर, ये 2 मुद्दों को लेकर ये झूठ के आधार पे बनी हुई सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। और आने वाले मई में आप देखेंगे 23 तारीख को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग किसके फेवर में है या किसके फेवर में नहीं है। बिल्कुल, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे। मैं रोहित आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। अरविंद बाजपेयी साहब, वो मेरे साथ जुड़ गए, और इनके अलावा डॉक्टर राजवीर शर्मा साहब आरएसएस थिनकर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। रुखसाना जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। दोनों मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। मैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, हमने सर्वे में एक सवाल शामिल किया था कि क्या 2014 के मुकाबले में पीएम मोदी 2019 आते यानी पिछले इन 5 सालों में और ज्यादा मकबूल हुए हैं, पॉपुलर हुए हैं? आपकी राय हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर आप अब तक के सर्वे जितने भी हुए हैं, केवल ये फर्स्ट पोस्ट नेशनल ट्रस्ट सर्वे नहीं बल्कि लोकनीति CSGS का भी सर्वे अभी पब्लिश हुआ है, और वो सभी सर्वे एक डायरेक्शन की ओर संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और वो इशारा ये कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसके 4-5 कारण मुझे नज़र आते हैं कि क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी सभी नेताओं से बहुत आगे है।
लगभग 9-10% इजाफा हुआ है एयर स्ट्राइक्स के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में। मुझे लगता है 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अधिक पॉपुलर हैं। एक कारण तो यह है कि जो देश की जनता है उनका ट्रस्ट लेवल, उनका भरोसा, उनका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर बहुत अधिक है, एज ए स्ट्रांग मैन, एज ए मैन ऑफ डिसीजन और एज ए मैन ऑफ द पुअर। अगर आप किसानों के लिए उन्होंने जो काम और योजना घोषित की, एक उन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना 5 लाख की घोषित की, एक उन्होंने जो 10% जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया, एक उन्होंने जो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में जो उन्होंने काम किया, जो टेररिस्ट हैं उनकी कमर तोड़ी, और जिस तरीके से अपोजिशन ने अपने आप को कंडक्ट किया। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस और उनके जितने भी साथी गठबंधन या जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी महामिलावट गठबंधन कहते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात सच है कि जिस तरीके से सबूत मांगे गए, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगे, जिस तरीके से कितने मरे कितने नहीं मरे इसके सबूत मांगे, ये सब जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी भाषा बोल रहा था उसी भाषा में जैसे कांग्रेस और उनके साथी बोलना शुरू किए, इससे कांग्रेस और उनके साथियों की विश्वसनीयता और घटी है, बढ़ी नहीं है। राफेल के मामले में लोगों का जो विश्वास प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर है, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर है, उनकी ईमानदारी के ऊपर है, इतना शायद किसी भी नेता के ऊपर देश की जनता को भरोसा नहीं है। इसलिए राफेल का मुद्दा चला ही नहीं। बहुत कोशिश की कांग्रेस ने, बहुत कोशिश की राहुल गांधी ने, लेकिन उनका राफेल का मुद्दा चला नहीं। चोरी होगी आपकी ओर से, आपके लोगों ने उनका चला ही नहीं, मुद्दा ही नहीं चला, उनका मुद्दा ही नहीं चला। अरुण जी, बात यह है कि जितना उन्होंने बेचने की कोशिश की राहुल गांधी ने, उतना ही राहुल गांधी और विश्वसनीयता खो करके गए, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वे बेईमान नहीं हैं, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, वो एक कर्मठ व्यक्ति हैं, वो राष्ट्रभक्त हैं, वो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, वो सेना को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, वो डिफेंस को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, वो इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, वो देश में, वो विदेशों में भारत की इमेज को बढ़ाने का काम करते हैं। उनकी विदेश नीति जो है वो केवल किसी जाति या किसी देश को देख करके नहीं होती, बल्कि भारत के हितों को देख करके होती है। मैं राजवीर साहब आपकी बात को आगे ले जाऊंगा। अरविंद वाजपेयी जी, क्या वाकई में किसान नीति इन सबको लेकर के राजवीर साहब बात हो गई, मैं आप ही के बात को आगे ले जाऊंगा। अरविंद वाजपेयी जी, क्या आपको लगता है कि पिछले 3-4 महीनों में जब से ये पुलवामा का अटैक हुआ और उसके बाद पीएम मोदी की तरफ से पाकिस्तान पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंट आया है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आया है पिछले 3-4 महीनों में? नहीं, देखिए ये तो बात सही है। ये अभी जितने भी सर्वे आए हैं अभी 10-15 दिनों में, वो सारे सर्वे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा दिखा रहे हैं। और राहुल गांधी की जनवरी में जो पॉपुलैरिटी थी वो शायद 24% थी, और अब वो घट के आ गई है 16%, और इधर मोदी जी के बढ़ गई है 64.5% हो गई है। ये हमारा सर्वे बता रहा है, ये आज का हमारा सर्वे बता रहा है। देखिए मोदी जी के, हाँ वही हम कह रहे हैं, और ना पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है, उसके साथ सीटें भी हम लोगों की ज्यादा आ रही हैं, ये भी सर्वे दिखा रहा है। लेकिन देखिए उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि मोदी जी को हटाने के लिए, मोदी जी के कद से डर के ही इन लोगों ने महागठबंधन बनाने की बात की थी। राहुल गांधी ने कहा था महागठबंधन बनाइए और मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनूंगा। तो आज की स्थिति, वास्तु स्थिति यह है कि महागठबंधन और गठबंधन तो कहीं बना ही नहीं है। यूपी में जरूर दो पार्टियों का गठबंधन बना हुआ है, बाकी आप किसी स्टेट में देख लीजिए। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जो पिछले 4.5 साल 5 साल होने जा रहे हैं, जो समावेशी विकास किया है, जो गरीबों के लिए काम किया है, या आतंकवाद के खिलाफ जो दृढ़ निश्चय दिखा के कार्रवाई की है, या कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ किया है, या उनके सेपरेटिस्टों की प्रॉपर्टियां अटैच की हैं, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की, मतलब मैं कितने काम गिनाऊं उनके, और वो जनता देख रही है। अब जैसे गरीब के लिए
गरीब को पक्का मकान, गरीब को गैस का चूल्हा, गरीब को बीमा, गरीब को जनधन योजना। अभी संबित पात्रा गरीब के घर गए थे, वहां की हालत भी देना, वहां की हालत भी सबने देखी। वाजपेयी साहब कहां की? उड़ीसा में एक गरीब के घर संबित पात्रा गए थे, वहां की हालत भी सबने देखी। योजना तो बहुत बनाई जा रही है जी अरविंद वाजपेयी। तो हमने ये थोड़ी कह दिया कि हमने 100% काम कर दिया है। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमने 100% काम कर दिया। ये सच्चाई है। 70 सालों में जो आपको काम करने चाहिए थे वो काम आपने किए नहीं है। हमने तो 5 साल में जितना पॉसिबल हो सकता था उसमें ईमानदारी के साथ, इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन से धर्म का है, कौन से मजहब का है, वो सब हमने नहीं देखा। हमने सबका साथ सबका विकास किया है और ये हमने कभी ना कहा 100% काम कर दिया है। मोदी जी ने कभी फिर कहा है कि अगले 5 सालों में जो हम काम करेंगे वो काम और जो बचे हुए हैं वो बाकी के काम किए जाएंगे। जी एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, स्कीमों को अगर आप अब ये कहा जा रहा है कि जो काम बच गए इन 5 सालों में वो आने वाले 5 साल में पूरे कर दिए जाएंगे। मैं समझ जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं जी। वाजपेयी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं वाजपेयी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वाजपेयी जी जरा ये बता दें, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी यूपीए सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज ये बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं वाजपेयी जी, पहले इनके अध्यक्ष थे, उसे एक पार्ट थे। काय की जिम्मेदारी? हमारा डिपार्टमेंट देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा रहे हैं कि नहीं, हमारा डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। डिपार्टमेंट का आप थे कि नहीं थे? अरे जिम्मेदारी आप 5 साल देख लीजिए, ईमानदारी देखिए ना। पुलवामा में देखिए इतना हमला हो रहा, आप अरे भैया हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भैया बना के कर रहे थे, और हमारा जो है कह रही है, आज महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हम अलग हो जाएंगे। आपने उसके साथ तालमेल किया है, आपकी मजबूरी है वाजपेयी जी, आपकी मजबूरी है, सत्ता में रहने की मजबूरी है आपकी। आप किसी न किसी तरीके से सत्ता में रहना चाहते हैं, चाहे जैसे भी मुझे सत्ता मिल जाए तो रहिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हमारी अपनी पार्टी है, अपना झंडा है, तारीफों का कुर्ता पजामा हमारा पे कोई छीटा नहीं है करप्शन का। आप जिनकी वकालत कर रहे हैं उनसे पूछिए कितने करोड़ के घपले किए हुए हैं। इतना है, देखिए ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। तो आप क्यों 1477 करोड़ का मूर्ति घोटाला, 477 खनन घोटाला, वहां पर आज क्या बात करेंगे? आज आप यहाँ क्यों है? आप गलत पार्टी में तो बताइए कि आप वहाँ क्यों जिम्मेदारी लेंगे? आप जो अरे भाई देश की बिगाड़ी ये है, संविधान में कोई बैन नहीं लगा हुआ, आप जिम्मेदारी लेंगे भाई। आप किसके साथ रहोगे, आप किसके साथ नहीं रहोगे? आप बताइए। मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है खान साहब, वाजपेयी जी मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, मैं सावंत जी ब्रेक के बाद आऊंगा, रोहित जी आपके पास भी आऊंगा, रुखसाना जी मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद इसी सर्वे पर हम बात करेंगे। और भी नतीजे सर्वे के आए हुए हैं, और भी सेक्टर में हमने सर्वे किया है। तो ट्रस्ट सर्वे पर आज हम बात कर रहे हैं, मुल्क के अवाम का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं सर्वे के जरिए कि आखिर 2019 इंतखाबात को लेकर अवाम का मूड क्या कुछ है, किस पार्टी की तरफ, किस नुमाइंदे की तरफ और किस लीडर की तरफ अवाम का मूड है। और इस सर्वे पर लगातार हम बात कर रहे हैं, सर्वे का जो नतीजा आया है उस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रुखसाना सिद्दीकी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा ब्रेक के बाद। इस सर्वे में एक सवाल हमने, जो योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, जनधन योजना हो, डीलिंग विद पाकिस्तान, या नोटबंदी का मामला हो, या ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ मामला, इन तमाम इश्यूज पर लोगों ने पीएम मोदी को कामयाब बताया है। तमाम इश्यूज को लेकर, चाहे उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो, जनधन योजना हो, नोटबंदी हो, सब पर लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी का काम बहुत अच्छा रहा है। रुखसाना सिद्दीकी। अभी टिनकर जी का मैं सुन रही थी और रोहित जी का, मैंने देखा कि बहुत सारी योजनाएं बनाई। अगर ये एक सच्चे और अच्छे हिंदुस्तानी है, हम लोग इंसान पहले है, हिंदुस्तानी पहले है और नेता बाद में है, तो नेतागिरी ना करते हुए एक अच्छे हिंदुस्तानी की तरह अगर ये बताएं कि जितनी योजनाएं इन्होंने बनाई, क्या वो सारी योजनाएं लोगों तक पहुंची या सिर्फ इनके मंत्रियों के जेब भरने का काम इन्होंने किया? जहां तक मैं जानती हूं कि नोटबंदी से 100 लोगों की मौतें हुई, क्या किया उसके लिए इन लोगों ने? डिक्टेटरशिप करके मोदी जी ने आधी रात को डिक्लेयर करते हैं कि नोट बंद हो जाएंगे। इससे मैं आपसे टिनकर जी से पूछना चाहती हूं, क्या कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा पैसे वाला किसी एटीएम की लाइन में इन लोगों को दिखा
जो भी दिखे, गरीब मजदूर, कई लोग इस लाइन की भीड़ में मर गए, लेकिन उनके घर कोई पूछने के लिए नहीं गया। आज गौ रक्षा के नाम पे गौ रक्षा के नाम पे इन लोगों ने जो खेल खेला, जानवरों को बचाने के लिए इंसानों को मारने की हरकतें इन लोगों ने की। इंसान को इतनी बेदर्दी से मारा गया। आपने देखा कि गौ रक्षा अगर करना है तो इंसानों को मारेंगे ये लोग। इस तरह की योजना ये लोग बनाते हैं, 3 तलाक की योजना। आज मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूं कि 3 तलाक ये लोग जबरदस्ती 3 तलाक, जिस तरह से आदमी को लेने का हक है उतना ही अधिकार औरत को भी लेने का है, लेकिन इन लोगों ने माइनॉरिटी के इस्लाम का खेल बना दिया, क्योंकि इनको सहानुभूति लेनी थी, क्योंकि औरतों की सहानुभूति लेने के लिए इन लोगों ने एक गंदा खेल खेला। मुझसे कई हिंदू महिलाएं पूछती है कि रुखसाना ये सही बात है क्या, इस तरीके से आपके शौहर आपके ऊपर जुल्म करते हैं क्या? तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये बिल्कुल गलत है, सिर्फ खुलकर लोगों को वर्गलाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रही है। आज जीएसटी टैक्स लगा दिया जिससे सारे व्यापारी परेशान है। अगर मैं क्या ना करें, झूठे अपने न्यूज पे आके बता रहे हैं आप लोग। ठीक है रुखसाना जी, मेरी कहानी, आपकी कहानी खत्म होने वाली है। जवाब तो सुन लीजिए। बीएसपी एसपी गठबंधन, बीएसपी एसपी गठबंधन इनको जवाब देगा। रुखसाना जी रुक जाइए। कहानी नहीं बोली, रोहित चहल नहीं सुनिए, देखिए रोहित जी, उनका प्रश्न बड़ी सहनशीलता से आप अब सुन लीजिए। देखिए अब आप भी सहनशीलता सुन लीजिए, मैं फिर आता हूं आपके पास जी। सुनिए देखिए जिस तरीके से रुखसाना इनकी कहानी खत्म होने वाली है अभी 23 तारीख को। कहा जितनी भी योजनाएं हैं वो कुछ नीचे तक नहीं, यही तो मुझे लगता है रुखसाना जी, जो न्यूज 18 उर्दू का जो सर्वे है, आप सीधा इसको गलत उठा रही है। पुरेरा जी मुझे कह रहे हैं, मुझे लगता है रुखसाना जी आपको गलत बता रही हैं। ये कह रहे हैं कि जो आपके इनके जेब में आ गए 15-15 लाख आपके सर्वे पे सवाल उठा दिया। दूसरी बात इन्होंने किस तरीके से, मैं तो रोहित चहल ये कह रहा हूं कि सर्वे पर जो उंगली उठा रहा है उसका जवाब 23 तारीख को दे देंगे। सर्वे पर जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब 23 तारीख को दे देंगे। ठीक है रोहित, मेरे को जवाब तो देखिए, रोहित बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए ट्रिपल तलाक सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होता। ट्रिपल तलाक में कोर्ट ने कहा, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट के निर्देश पे जो महिलाओं के सम्मान के लिए जो मुस्लिम महिलाएं बेचारी तलाकशुदा थी, ये मुद्दा ही गलत लगता है रुखसाना जी, लेकिन वो और इतना ही देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, जो सबका साथ सबका विकास करने की बातें करते हैं, इसलिए आज देखिए देश की जनता ने यहाँ तक पहुंचा है। आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए होंगे, इसलिए आप लोग इतनी पैरवी कर रहे हैं। देखिए मैं तो ये जानता हूं कि मेरे को आज सम्मान मिला है, मुझे आज देश के अंदर हमारे नागरिकों को सम्मान मिला है। एक मजबूत नेता है हमारा जो पाकिस्तान में घुसते एयर स्ट्राइक करता है, और एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में होती है, दर्द यहां पर क्यों होता है? यहाँ पर क्यों ममता जी और अखिलेश जी हो चाहे मायावती जी हो, उनको पीड़ा क्यों होती है? ये देखिए निकल के आए, ये देखिए निकल के आए खान साहब, देखिए दर्द निकल के आया। एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई, दर्द खान साहब को हुआ। पाकिस्तान में दर्द कांग्रेस के ऑफिस में हुआ, एयर स्ट्राइक में धुआं कांग्रेस के ऑफिस से निकल रहा है, समाजवादी पार्टी के ऑफिस से निकल रहा है। मैं तो एक बात जानता हूँ, आज भ्रष्टाचारी एक हो चुके हैं, मिलावट ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ, आज चौकीदार के खिलाफ। इस तरह से नहीं, इस तरह से बात नहीं होगी, इस तरह से बात नहीं होगी। खान साहब रुखसाना जी, इस तरह से बात नहीं होगी। मैंने तो इस तरह से बात नहीं होगी। मैं रुखसाना जी आपके पास जा रहा हूं। रुखसाना जी मैं आपके पास आ रहा हूं। खान साहब मैं आपको ही मौका दूंगा। रोहित 30 सेकंड और दे रहा हूं बस। रोहित सिर्फ 30 सेकंड में आपको और दे रहा हूं। हुरेरा जी आपने मुझे समय दिया। देखिए हुरेरा जी, देखिए इनका दर्द जो है वो जायज है। आज गरीब महिला के आंसू पहुंचने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया, और इतना ही नहीं, देखिए चाहे सड़कों का एक पूरा देखिए 27 किलोमीटर सड़कें आज बन रही हैं। मैंने जिस तरीके से बताया, इकोनॉमी हमारी जो गरीबी जिस तरीके से था, जब 9 पे थी, आज 3 पहुंच गई है। आज हर व्यक्ति को, गरीबों को आवाज दे कि क्या क्या चाहिए, तो सब कुछ प्रधानमंत्री ने दिया। बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है खान साहब, आप अपना रिएक्शन पूरा कर लीजिए, उनको भरने अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन आज ठीक है रोहित, बात पूरी हो गई, और इनको जनता बैलेट के द्वारा जवाब देगी 23 मई को। आज एक और मैं कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, एक मिनट, 10 सेकंड और दीजिए। देखिए मैं ना आज निकल रहा था, मैं इनकी कहानी खत्म होने वाली है। ठीक है रुखसाना जी सुन लीजिए, रुखसाना सिद्दीकी सुन लीजिए। खान साहब आपकी बारी, जल्दी से बोलिए जी। कि ये सेना से, हाँ ये देखिए चहल साहब ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि सेना मोदी जी की सेना है। सेना मोदी जी की नहीं है,
सेना हिंदुस्तान की है। खान साहब, सेना देश की है, लेकिन उस सेना के ऊपर सवाल आप उठाते हैं, आप एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, आप लोगों को तकलीफ होती है जब पाकिस्तान में हमला होता है, दर्द यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को होता है। चुनाव मुद्दा यही है क्या? चुनाव का मुद्दा तो राष्ट्रीय सुरक्षा रहेगा। आज आप सेना के शौर्य पे, पराक्रम पे सवाल उठा रहे हैं। सैम पिट्रोडा कांग्रेस के नेता वो कहते हैं कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क नहीं है। कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि भैया वहां तो कुछ हुआ नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं वहां पर तो पेड़ गिरा के आई है भारतीय सेना। अरे इतना ही नहीं, मायावती जी जो है, अखिलेश यादव है, वो एयर स्ट्राइक को फर्जी बता देते हैं, फेक बताते हैं, कहते कुछ नहीं हुआ। देश की जनता 23 मई को, ठीक है अरुण सावंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, ठीक है रोहित जी, खान साहब मैंने टाइम दे दिया आप लोगों को, आपने अपनी बात रख ली। अरुण सावंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। साहब, आप सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाइए। रोहित जी बात हो गई, खान साहब आपकी हो गई, रुखसाना जी आपकी बात हो गई। मैं कांग्रेस ऑफिस के आगे, मैं राजवीर शर्मा जी आपके पास आऊंगा। 10 सेकंड। ठीक है रोहित, जल्दी से बात पूरी कीजिए, जल्दी से बात पूरी करिए। मैं राजवीर साहब आ रहा हूं। से निकल रहा था, मुझे वहां पर पेड़ के ऊपर एक खान साहब सुन लीजिए थोड़ा सा, खान साहब थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा जी। खान साहब रोहित बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से बात पूरी कीजिए। बाहर से निकल रहा था तो मुझे एक पेड़ पे जनेऊ टंगा दिखा। मैंने कहा भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कह रहा है मेरा मालिक जो है वो केरला गया है। आज केरला जाके जो है अपने फिरोज खान साहब को याद करते हैं, अमेठी आ जाते हैं तो अपनी दादी इंदिरा जी को याद करते हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता देख रही है, वो जवाब देने वाली। ठीक है, मैं राजवीर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। राजवीर शर्मा साहब, जो हम लोगों ने सर्वे कराया है, उस सर्वे में नोटबंदी का भी जिक्र किया गया और सर्वे का जो नतीजा है उसमें सभी ने इन स्कीमों को सराहा है। नहीं, ये बात तो सच है। देखिए, जब ये मैंने आपको बहुत टाइम दिया, थोड़ा सा अरुण जी, मैं आ रहा हूं। दूसरों की बात सुन लो। मुझे लगता है कि रुखसाना जी, नहीं राजवीर जी बात पूरी कर लीजिए। हुआ कहना, हर एक को बिका हुआ कहना ठीक नहीं है। मीडिया को बिका हुआ कहना, जो तुम्हारे फेवर की बात करे तो मीडिया बहुत अच्छा, अगर मीडिया सही बात रखे, फैक्ट्स रखे तो मीडिया बिका हुआ। यही मुश्किल है राजवीर साहब, क्या किया जाए? नहीं है जी। मैं सिर्फ एक दो तीन बातें कहूंगा। रुखसाना जी अब जरा सुन लीजिए प्लीज। रुखसाना जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। रुखसाना जी सुन लीजिए। रुखसाना जी सुन लीजिए। अब मुझे पता नहीं कितनी सच्चाई आपके कहने में। उसके बाद रिएक्शन आपका ले लूंगा। रुखसाना जी, मैं रिएक्शन ले लूंगा, रुक जाइए, थोड़ा सुन लीजिए, बोलने दीजिए। जी राजवीर जी बात पूरी कर लीजिए। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि रुखसाना जी एक मुस्लिम महिला होते हुए ट्रिपल तलाक के ऊपर जो सरकार ने कदम उठाए उसका विरोध कर रही हैं। वो जो महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, बजाय उसके साथ खड़ा होने के वो उन लोगों के साथ खड़े हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और दूसरी बात, डीमोनेटाइजेशन की या नोटबंदी की अगर आप बात करें तो पब्लिक सही मान रही है, क्योंकि नोटबंदी के बाद ही अगर आप देखें तो जो अनअकाउंटेड मनी था वो बाहर आया। नोटबंदी के बाद ही जितनी सेल कंपनी थी, फर्जी कंपनी थी, लाखों की संख्या में वे उनका पर्दाफाश हुआ। नोटबंदी के बाद ही जो टैक्स पेयर्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई, जो रिकवरी है टैक्सेस की उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। तो स्वाभाविक रूप से ये बात जो लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी से देश को फायदा हुआ है, जनता को फायदा हुआ है, इकोनॉमी को फायदा हुआ, ये सही है। इसी तरीके से जीएसटी में, जब जीएसटी का तो एक साझा फैसला था, जीएसटी काउंसिल बनी हुई है। जीएसटी काउंसिल में केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, उनके नुमाइंदे शामिल हैं और वो मिलकर के फैसला लेते हैं। जीएसटी एक देश एक कर की जो व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार को दूर करेगी, ट्रांसपेरेंसी लाएगी, लोगों में टैक्सेस पे करने की भावना बढ़ेगी। इसलिए जनता ने जो अपनी राजवीर साहब, राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि इस सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं इस सरकार की जिसे वो और बेहतर करेगी, जिसमें कमियां हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि वो भी ये मानते हैं कि इस सरकार ने जितनी भी स्कीम लागू की हैं वो स्कीम अच्छी हैं, उसमें कहीं कमी होगी तो कोई भी पार्टी उसको दूर करेगी।
एनडीए भी उसको दूर करेगी अगर कमियां हैं तो, क्योंकि कोई भी नीति जब बनती है उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलता है कि उसमें कहां पर कमी है, इम्प्लीमेंटेशन में कहां कमी नहीं है, और जब उनका पता चलता है तब वो जाकर के पार्टी उसमें सुधार करती है। अब राहुल गांधी जी की पार्टी कितना उसमें सुधार करेगी ये तो पिछले 50-55 साल का इतिहास बताता है। कितनी नीतियों को उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए काम किया, ये तो हिंदुस्तान जानता है। और इसलिए जब एक चीज को ट्राई कर लिया होता है ना, वो चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, मायावती जी को भी लोगों ने टेस्ट कर लिया, वो चीफ मिनिस्टर रही, अखिलेश जी को टेस्ट कर लिया, वो चीफ मिनिस्टर रहे। उनके राज्य में जो कुछ हुआ, उस राज्य के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बेसिस पर अब जनता दोबारा उनके भीतर ट्रस्ट करने वाली नहीं है। और मोदी जी के ऊपर जो भी उंगली उठा रहे हैं वो उनके खिलाफ ही जा रहा है, उनके फेवर में नहीं जा रहा है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मोदी जी जैसा मजबूत और ईमानदार नेता देश को पहली बार मिला है। ठीक है, रुखसाना जी। जी, मैं मुस्लिम महिला हूँ, शायद इसीलिए 3 तलाक के बारे में इतने अच्छे से जानती हूँ कि जिस तरीके से अगर कोई औरत अपने शौहर को 3-3.5 साल की सजा दे देगी, अगर मोदी जी ये कहते कि वो 3.5 साल तक उसका खर्चा वो देंगे, सरकार चलाएगी उसका खर्चा, या उसको रहने के लिए घर देगी, ऐसा कभी कानून के भीतर होता नहीं है। आप बताइए तो कैसा होता है, तो कैसा होता है किसी क्रिमिनल को और नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए पहले। कोर्ट के जजमेंट के नहीं, ऐसा नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, सुन लीजिए। कह रही है आप, ये देखिए कि मान लीजिए मैंने मर्डर कर दिया और मुझे जेल हो गई, तो राज्य मेरी फैमिली की देखभाल करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि मुझे सजा मिली है मेरे कर्म के लिए, मेरे अपराध के लिए। जी रुखसाना जी। अबू हुरैरा जी, एक ही सवाल में, जितने बीजेपी फेवर के लोग हैं, अगर मोदी जी ने 5 साल में इतने अच्छे अच्छे काम किए तो घर बैठे ना वो वोट तो उनको अपने आप मिल जाएंगे, क्यों गली गली घूम रहे हैं वो? आप बताइए ना ये बात जी। हम अगर इतने अच्छे काम किए हैं वो, तो लोग इतना इनके फेवर में है, सर्वे इनके फेवर में है, तो वो घर में बैठे, तो वो घर में बैठिए ना, क्यों वो लोग प्रचार करते घूम रहे हैं इतना? ठीक है रोहित, मैं 30 सेकंड दूंगा। सावंत जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रोहित 30 सेकंड। क्यों? हम इसीलिए पुलवामा मैं खान साहब आपके पास भी आ रहा हूं। 60 नौजवान मारे गए क्योंकि आर्म फोर्सेस इनके सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया। लास्ट में इन्होंने पुलवामा नौजवानों के साथ खेल खेला को वहां से कश्मीर से हटाना। ये लोग चाहते हैं अलगाववादियों की सुरक्षा वापस हो, ये चाहते हैं कि जो देशद्रोह का मुकदमा जिसको पर लगता है उनको ये लोग सेना को कश्मीर से कम करना चाहते हैं। इस तरीके की चीजें कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर है कि आर्मी वालों के ऊपर जो है ठीक है अरुण सावंत जी लगेंगे, अरुण सावंत लगाना चाहते हैं। ये बात पूरी हो गई, इसलिए हम लोग निकले और ये बिल्कुल भी होने। रोहित चहल, बात पूरी हो गई, जवाब मेरे ख्याल से रुखसाना जी को मिल गया। मैं अरुण सावंत जी आपके पास आना चाहूंगा। अरुण सावंत जी, लगातार आप लोग नोटबंदी, जीएसटी या ब्लैक मनी को लेकर हमला करते रहे बीजेपी पर, लेकिन आज हमारे सर्वे में जो हम लोगों ने सर्वे किया है उसमें चाहे नोटबंदी का मामला हो, ब्लैक मनी का मामला हो या फिर जीएसटी का मामला हो, सब में कहीं ना कहीं लोगों ने इन स्कीमों को सक्सेसफुल बताया है। इस सरकार की ये सक्सेसफुल स्कीमें हैं। बताता हूं आपके सवाल का मैं बहुत ही अच्छी तरह से और एक सेंटेंस में जवाब देता हूं जी। उसके पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर शर्मा जी जो आरएसएस से है, अरविंद जी एलजेपी से है, और बीजेपी के नेता रोहित चहल, उनकी सारे लोगों की मैंने बातें सुनी, शांति से सुनी। अब मेरे 2-4 सवाल आप भी शांति से सुनिएगा जी। पहली बात यानी डॉक्टर शर्मा और अरविंद जी से मैं ये कहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से गुणगान गाए मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपसे 2 सवाल करता हूं, अगर सचमुच भारत की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को फिर से पंतप्रधान बनाना चाहती तो स्वागत है इस बात का। मुझे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दे दो। एक तो आप लोग इसके पहले राम मंदिर के नाम पे बहुत ढोल पीटते थे, तो क्या वो राम मंदिर मोदी जी ने बांधा क्या? लोग खुश हुए क्या? इस जनता के, इस देश के सारे हिंदू खुश हुए क्या? और दूसरा सवाल, जो आपका चौकीदार आज चोरी करने के बाद पकड़ा गया,
इसलिए उन्हें पूरे देश की जनता को उन्होंने चौकीदार बोलने को कहा। आज हर जनता जो भी मोदी भक्त है, हर मोदी भक्त ये चिल्ला रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। यानी एक चौकीदार की चोरी पकड़ी गई। नहीं ठीक है, मैं रोहित आ रहा हूं, एक बार थोड़ा सुन लीजिए रोहित, मैं आ रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा, जरूर जवाब दीजिएगा जी। जिस चौकीदार को पकड़ा गया चोरी करते वक्त, जिसे पकड़ा गया, उसने अभी अपनी चोरी छुपाने के लिए सारी जनता को बोला कि आप भी चौकीदार है करके चिल्लाते जाओ। ठीक है रोहित, ठीक है रोहित, अब जवाब दीजिए। 2007 में राम जी का अस्तित्व नहीं है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट ने हलफनामा, कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा किया। कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है, कपिल सिब्बल खड़े होते हैं कांग्रेस के नेता, वो ये कहते हैं अगर राम का मंदिर बनेगा, सुनवाई होगी, करके चले जाएंगे। जिस देश की सुरक्षा आपके हाथ में थी, उस रक्षा मंत्रालय से फाइल, रक्षा की फाइल चोरी कैसे हुई? जरूर है वो ये कहते हैं जो मंदिर बनाना चाहता है वो बुरा हिंदू है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, मुझे बता दो एक बात। आज मुझे दूसरा सिर्फ प्रश्न एक का चीज उत्तर का सुन जवाब लीजिए। दो। बिल्कुल चौकीदार के 55 लाख से 9 करोड़ की आय पहुंचे राहुल गांधी की। वो राहुल गांधी जो चोर है, वो बताने का हालात के अंदर 5,000 करोड़ के अंदर जो जमानत में बाहर राहुल गांधी जो है, जो चोर शोर मचा रहे हैं, आज आपके पास कोई जवाब नहीं है। चोर जो है उल्टा चोर जो है आपके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप बीच में चिल्ला रहे हो। के अंदर आए हैं, बीच में चिल्ला रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप चिल्ला रहे हो। मुझे मालूम था भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रवक्ता चोर है, इसलिए बीच में चिल्लाते हो। अगर आप सच्चे होते तो मेरी बात आप शांति से सुनते, अगर आपके पास जवाब होता तो मेरी बात शांति से सुनते। आज ये जवाब तो सारे देश को जवाब दो कि ये फाइल किसने चोरी की है। ठीक है रोहित, आपने जवाब दे दिया। सावंत जी आपकी बात हो गई, सावंत जी बात हो गई, मेरे ख्याल से हो गया। दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं, दूसरे लोग वेट कर रहे हैं। खान साहब मैं आपके पास आऊंगा, खान साहब मैं आपके पास आऊंगा। खान साहब मैनिफेस्टो के अंदर 55 लाख बताई थी 2014 के अंदर, फिर 2 करोड़ हुई 2009 के अंदर और 2014 के अंदर। रोहित जी ठीक है रोहित बात हो गई, बहुत सुन लिया रोहित चैन बात हो गई, सावंत जी आपकी बात हो गई। मैं खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या लग रहा है कि जो मुल्क के असल मसले हैं, जो लोगों के असल मसाइल हैं, इश्यूज हैं, जो बुनियादी मसले, उस पर बात नहीं हो रही है। आप पूरे चुनाव में चले जाइए, सिर्फ एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है, जवाब और इल्जाम और जवाबी इल्जामात का सिलसिला चल रहा है, बाकी कहीं पर लोगों के इश्यूज की बात नहीं हो रही। खान साहब मुझे चूंकि 2 सवाल किए हैं तो क्या मैं उनका जवाब दे सकता हूं? मैं यही बात कह रहा हूं, शुरू से मैं यही बात कह रहा हूं। देखिए मुझे लगता है कि ये बात, अगर आप प्रधानमंत्री की स्पीचेस सुने तो प्रधानमंत्री पिछले 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड ही दे रहे हैं। मैं समझ जी आ रहा हूं आपके पास, समझ में आ रहा हूं आपके पास क्या है और बेरोजगारी का मुद्दा कैसे उन्होंने सॉल्व किया है, किसानों की समस्याओं को उन्होंने कैसे डील किया है। सावंत जी सुन लीजिए, मेरे ख्याल से आपकी बात हो गई। मैंने टाइम दे दिया काफी आपको। सावंत जी ने मेरे से 2 सवाल किए थे। सावंत जी ने अभी अगर आपने आंकड़े पढ़े हो तो जितने करोड़ लोगों को। ठीक है राजवीर साहब, राजवीर जी मैंने आपको टाइम दिया था। खान साहब से मैं सवाल कर रहा हूँ जी। ठीक है खान साहब जी। देखिए मैं शुरू पर इन्होंने सवाल तो मेरे से किया था, मैं जवाब दूंगा कि ये लोग मुद्दों से भटकाने के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 काम बहुत भयंकर तरीके से किया है। देखिए नोटबंदी ये घोटाला है। नोटबंदी जब किया तो हजारों लोग, कोई पंजाब में था, कोई लुधियाना में था, कोई बॉम्बे में था, अपने घर लौट के चले आए, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। ये नोटबंदी घोटाला है, घोटाला मैं कहता हूं। दूसरी बात यह कि इनके मैनिफेस्टो में कहा गया था कि मंदिर हम बनाएंगे। आप बताइए ना, अरे सुनने की क्षमता रखो यार, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, छटपटाते रहोगे। पानी पी लो, कुछ बिस्कुट दीजिए, इनको बिस्कुट दीजिए, पानी पिलाइए। ठीक है रोहित थोड़ा सुन लीजिए, खान साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। बात सुनने की क्षमता रखो रोहित। जितना वाटर सवाल है आप सब हर चीज बोलते रहोगे, यही तो काम है। हल्दिया से बनारस आप बोलने नहीं देना चाहते। ठीक है रोहित चैल बात हो गई आपकी। रोहित चैल बात हो गई। ठीक है खान साहब 10 सेकंड आपको और दे रहा हूं जी। राजवीर साहब मैं आ रहा हूं जी। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि ये इन्होंने देखिए राम मंदिर का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में रखा था। सुप्रीम कोर्ट में एक मर्तबे भी नहीं,
सरकार ने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि उसको लटकाना चाहते थे, ये कहना नहीं चाह रहे थे। अब ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। ठीक है राजवीर शर्मा जी, राजवीर शर्मा जी, खान साहब मैंने टाइम दे दिया। आप बात करिए किसानों की। राजवीर शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि चुनाव में जो मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, क्या वाकई में आपकी नजर में ये चुनाव मुद्दों पर हो रहा है वकील या सिर्फ इल्जाम और जवाबी इल्जाम पर एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट जज फेल हो गया, मुझे बोलने की इजाजत ठीक है खान साहब, अगर खान साहब मुझे बोलने की इजाजत दें, अब प्रोग्राम खत्म होने वाला है। अगर खान साहब बोलने की इजाजत दें तो मुझे लगता है कि उनको ईमानदारी से ये विश्लेषण करना चाहिए कि क्या जलमार्ग जो हल्दिया से अब बनारस तक बन गया, उस जलमार्ग से जितने कंटेनर्स अब गए हैं वो क्या मोदी जी की उपलब्धि नहीं गिनी जानी चाहिए? क्या जो रोड्स और जो हाईवेज बने हैं और उसमें जो रोजगार उत्पन्न हुआ है, क्या वो मोदी जी की क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट में नहीं जाना चाहिए? क्या जो जिस तरीके से विदेशों में भारत की एक इमेज बनी है और जो पॉलिसी सक्सेसफुल हुई है, क्या वो मोदी जी के खाते में नहीं जाना चाहिए? क्या जो EPF में इजाफा हुआ है, क्या वो इस बात का सबूत नहीं है कि लोगों को रोजगार मिला है? क्या मोदी जी के खाते में वो नहीं जाना? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए रोहित चहल आपका भी, डॉक्टर राजवीर शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एमएच खान साहब, रुखसाना सिद्दीकी साहिबा और अरुण सावंत जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।